Global warming. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Heat waves are getting stronger, floods are growing larger, wildfires are obliterating more of America's landscape. It's because of climate change. ये हमारी धरती है, एकमात्र ऐसा ग्रह जो अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा ढूंढे गए सभी ग्रहों से सबसे अलग है, जहां मानव जीवन संभव है। लेकिन शुरुआत में हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं थी। आज से करीब 4-6 अरब वर्ष पहले हमारा ग्रह एक गर्म गैस का घूमता हुआ गोला था। समय के साथ ये ठंडा होता गया और धीरे धीरे इस पर जीवन संभव हुआ। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी धरती जिस गति से ठंडी हुई थी उसी गति से अब गर्म भी हो रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारा ग्रह पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा है और इसकी वजह हम खुद ही हैं। इस बात के पूरे सबूत है कि हमारी धरती पहले से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रही है, जो कि हम सभी के लिए चिंता का कारण है। इस वैश्विक स्तर पर तापमान के बढ़ने की प्रक्रिया को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, इसका हमारे एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड एट दी एंड हम ये भी जानेंगे कि इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन के संभव होने का एक रीज़न ग्रीन हाउस गैस भी है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये गैस की मात्रा बढ़ने लगती है। इसको डिटेल में समझते हैं। जब सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पड़ती है, पृथ्वी उस ऊष्मा को सोखकर फिर उसे डिस्चार्ज करती है। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का काम शुरू होता है, जो कि हमारे वायुमंडल में एक चादर के रूप में फैले हुए हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी से निकलती कुछ ऊष्मा को सोख लेते हैं और बाकी ऊष्मा को स्पेस में भेज देते हैं। इससे पृथ्वी का तापमान नॉर्मल बना रहता है। इस प्रक्रिया को हम नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब प्रॉब्लम तब होती है जब ये ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ने लगती है। वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा 2 बार हुआ है जब ये ग्रीन हाउस गैसेस में एक्सट्रीम बढ़ोतरी हुई है। 1750s ये वही दौर था जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसे ही वो पहली वजह माना जाता है जो ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। इस दौरान बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ लगाए गए, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में कोयले को जलाया गया। कोयला जलने से एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब जैसा कि हम जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इसके बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो पहले नेचुरल था, अब वो अननेचुरल होने लगा, विच लीड्स इट टू ग्लोबल वार्मिंग। ये अर्ली 1900s के कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, जिनको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसमें यह साफ साफ लिखा है कि इंडस्ट्रीज़ के द्वारा किस लेवल पर कोयला जलाया जा रहा था और इसके भविष्य में क्या परिणाम होंगे। लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग की बस शुरुआत थी, आगे और भी बुरा होने वाला था। 1950s लोग अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए गाड़ियों और कार्स को खरीदते हैं, जो गाड़ियाँ फॉसिल फ्यूल्स पर चलती हैं। फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म ईंधन धरती की परत में बनने वाला एक हाइड्रोकार्बन युक्त मटेरियल है, जो कि मृत पौधे या जानवर के अवशेषों से नेचुरली बनते हैं, जैसे कोयला, तेल, नेचुरल गैस एटसेट्रा। इन फॉसिल फ्यूल्स के जलने से एक सूट बनता है, जो कि अल्टीमेटली कार्बन ही है। इससे एनवायरनमेंट में कार्बन की मात्रा बढ़ने लगती है। अब क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ रही थी, तो कार्बन की मात्रा तो बढ़नी ही थी। कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका ट्रीज़ हैं, लेकिन हमने अपने डेवलपमेंट के लिए न जाने कितने ही पेड़ काट दिए हैं और आज भी कंटिन्यूअसली काट ही रहे हैं।
जब धीरे धीरे गर्मी बढ़ना शुरू हुई, फिर हमने अपनी सुविधा के लिए एसी, फ्रिज बनाए और बहुत अधिक मात्रा में ख़रीदा भी, ये जानते हुए कि इससे निकलने वाली गैसेस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। हमने अपना डेवलपमेंट तो कर लिया और अभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन हमने अपने नेचर का नाश कर दिया। हम शायद ये भूल चुके हैं कि नेचर की वजह से हम हैं, ना कि हमारी वजह से नेचर। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी पर 71% पानी मौजूद है और उसमें से भी अगर हम बात करें 97% पानी जल सागरों और महासागरों में है, जो कि खारा है एंड पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी केवल 3% ही है, वो भी लिक्विड फॉर्म में केवल 0.6%। बाकी का 2.4% ग्लेशियर्स के रूप में जमे हुए हैं। ग्लेशियर्स को आप एक तरह से हमारी बैंक की एफडी मान सकते हैं, जिसको ज़रूरत पड़ने पर हम काम में ला सकते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो ग्लेशियर्स कितने ही लाखों करोड़ों सालों से जमे हुए थे, वो अब धीरे धीरे पिघलने लगे हैं। उनके पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा है, जो समुद्र तट के आसपास के शहर को ख़त्म कर सकता है। ये न्यूज़पेपर आर्टिकल देखिए, जहाँ साफ साफ लिखा है कि सी लेवल इंक्रीज होने से क्या परिणाम हो सकते हैं। ग्लेशियर्स के पिघलने से केवल सी लेवल ही नहीं बढ़ता, और भी कई प्रॉब्लम्स आती है। अब क्योंकि ग्लेशियर्स बाहर में कई टन्स के होते हैं, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इतने भारी चीज़ के अचानक से जगह बदल लेने से अर्थक्वेक आ सकता है। अब समुद्र में भूकंप मतलब सुनामी, और सुनामी का रिज़ल्ट शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत ना हो। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा के अंतराल में भी चेंजेस आए हैं, जैसे बिना मौसम के ही एक्सट्रीम बारिश का हो जाना, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, जो कि फसल खराब होने का मेन रीज़न है। फिर बाद में यही बाढ़ का पानी समुद्रों या नदियों में मिल जाता है, और जहाँ पहले बाढ़ थी वहाँ सूखा पड़ जाता है, विच लीड्स इट टू क्रॉप फेलियर। क्या आपने कभी ध्यान दिया है अपने आसपास के जीव जंतुओं या पक्षियों के लिए? क्या आप जिन पक्षियों को पहले बहुत ज़्यादा देखते थे, बट अब वो आपको कहीं दिखाई नहीं देते? ऐसा होने की कई वजहें हैं, लेकिन उनमें से एक वजह ग्लोबल वार्मिंग भी है। प्रकृति ने सभी जीव जंतुओं और पक्षियों को एक एटमॉस्फेयर के साथ जीने के लिए बनाया है, लेकिन जब एटमॉस्फेयर में काफ़ी चेंजेस आते हैं, तो ये सभी जीव उन चेंजेस के साथ अपनी लिविंग्स को कंटिन्यू नहीं कर पाते और कहीं विलुप्त हो जाते हैं। और ये कंडीशन हम ह्यूमंस के लिए भी बनाया गया है। हम भी केवल एक लेवल तक ही ग्लोबल वार्मिंग से लड़ सकते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल नहीं किया जाता, तो वो दिन दूर नहीं कि ह्यूमन भी इस धरती से विलुप्त हो जाएंगे। तब शायद एनवायरनमेंट दोबारा से अपने नेचुरल टेम्परेचर में आ जाए। अब आप कहोगे, जब ग्लोबल वार्मिंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो क्यों ना वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ मिलकर कोई एग्रीमेंट या कुछ एफर्ट्स करते हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके। – 1992 जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रियो डी जेनेरियो में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस की जाती है। The United States fully intends to be the world's preeminent leader in protecting the global environment, and we have been that for many years. We will remain so. जिसका उद्देश्य विश्व के देशों का ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के समाधान हेतु सहयोग लेना था। इस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC बनाया गया। 1997 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP3 आयोजित की जाती है, जिसका मकसद 1992 में बनाए गए UNFCCC को प्रैक्टिस में लाना होता है। इस इंटरनेशनल संधि को क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इसमें शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज को कम करने के लिए कमिट किया गया, लेकिन इसे लागू होने में 2005 तक का समय लग गया। 2015 फ्रांस के पेरिस शहर में जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए एक एग्रीमेंट किया जाता है। ये कोप का 21वां कॉन्फ्रेंस था, जिसका उद्देश्य वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना
और तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल करना था। यूं तो समय समय पर विश्व के देशों के द्वारा कॉन्फ्रेंस एंड एग्रीमेंट होते रहते हैं, लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट नहीं होगा अनलेस द सिटीजन स्प्रेड अवेयरनेस इन द सोसाइटी। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो हम इस डिज़ास्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे द्वारा यूज़ किए जाने वाले प्लास्टिक्स का उपयोग कम किया जा सकता है। हमें रिसाइकलेबल प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जिससे अल्टीमेटली पोल्यूशन कम होगा। हमारी तरफ से किया जाने वाला ये प्रयास एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत किफ़ायती साबित होगा। हमें ऐसी चीज़ों को यूज़ कम करना चाहिए जिससे कार्बन निकलता हो। साथ ही अगर हमारे पास कोई कार या गाड़ी है तो उसका समय समय पर पोल्यूशन टेस्ट करवाना चाहिए। एंड एट दी एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, गेस व्हाट? प्लांट ट्रीज़। अगर हम ये करने में सक्सेसफुल हो गए तो ग्लोबल वार्मिंग को काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। आज हमारे द्वारा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है देन वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए एंड दूसरों को भी अवेयर करना चाहिए इस चीज़ के लिए। अगर दुनिया के सभी लोग केवल 2-4 पेड़ ही लगा दें तो इससे हमारी धरती फिर से हरी भरी हो सकती है। लेकिन हमें ज़रूरत है अवेयर होने की। हमें ईश्वर ने इस काबिल बनाया है कि हम चीज़ों को सोच सकते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो अपना फ़र्ज़ निभाइए। एंड एट द एंड यही कहूँगा, प्लांट ट्रीज एंड सेव अर्थ, कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।